Hello everyone, welcome to our digital platform Path Civil Services. Today we will discuss some important topics that related to कॉस्मोस या ब्रह्मांड। ठीक है, उसमें देखने वाले हैं हम। पहला होगा हमारा स्टेलर नर्सरी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम प्रोटो स्टार, फुल स्टार, रेड जाइंट स्टार, सुपरनोवा विस्फोट, श्वेत वामन तारा जिसको वाइट ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं। फिर देखेंगे हम टोमिल स्टार। देन अंत में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक ड्वार्फ स्टार को। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या होते हैं? ये विभिन्न गैसों, धूल के कणों, आकाशगंगाओं का एक सम्मिलित रूप होता है जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और इसका जो फेमस थ्योरी है वो था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, निहारिका क्या होती हैं? तो ये गैसों के अंतरतारकी बादल होते हैं। आकाशगंगा क्या होते हैं? तो ये तारों का एक सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, मंदाकिनी क्या है? तो ये हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा है, उसी को बोलते हैं मंदाकिनी। और मिल्की वे जो है इसी का भाग है। और ओरियन नेबुला, ये हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसका सबसे चमकीले और शीतल तारे जो होते हैं उसका समूह है। और एंड्रोमीडा जो है ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक की आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप इसका पिछला लेक्चर जाकर देख लीजिए। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं हम स्टेलर नर्सरी के साथ में। देखो, स्टेलर नर्सरी क्या होती है? तो ये एक प्रकार का अंतरतारकी बादल होते हैं। ठीक है, होते हैं जो कि धूल कणों, हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से क्या होता है? इन बादलों का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन्हीं से तारों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? तो मिलाकर बताएंगे स्टेलर नर्सरी क्या होते हैं। तो स्टेलर नर्सरी गैसीय बादल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गैसीय बादल होते हैं। और इन्हीं स्टेलर नर्सरी से किसका निर्माण होता है? इन्हीं से स्टार यानी कि तारों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? तो स्टेलर नर्सरी क्या है? स्टेलर नर्सरी गैसीय पिंड या बादल होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, उसी से जो नवीन तारों का निर्माण होता है, उसमें ये स्टेलर नर्सरी वाले जो बादल होते हैं वो महती भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आदि तारा। देखो, स्टेलर नर्सरी के जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करते हैं? सिकुड़ते जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होते हैं? ये बादल क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। ठीक है, और एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है इनकी सिकुड़ने की, जो गैसों के इस बादल को क्या करते हैं? तारों में परिवर्तित कर देती है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड जब गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब ये सिकुड़ता है, तो इससे जो तारे का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं प्रोटो स्टार, उसी को बोलते हैं आदि तारा। ठीक है, कहीं कहीं पर इसी को ही भ्रूण तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण तारा। देखो, जब आदि तारा पूर्णतः डेवलप हो जाता है तो उसी को बोला जाता है फुल स्टार, उसी को बोला जाता है पूर्ण तारा। तो आदि तारे के सिकुड़ने पर गैसों के बादलों में क्या होता है? परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उसका टेम्परेचर यानी तापमान भी बढ़ जाता है, व जिससे हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा में बदल जाता है। ठीक है, तो आदि तारा जो होता है, जो प्रोटो स्टार होता है, ये क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और लगातार ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है। और इसके कारण क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाता है। और इसके बाद में जिस तारे का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं फुल मून या पूर्ण तारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारों का रंग, तापमान व उम्र। देखो, किसी भी तारे का जो रंग होता है तो उसका जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है उसके टेम्परेचर पर। यानी कि जिस तारे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वो युवा तारा होगा, उससे कम वाला प्रौढ़ तारा होगा, और उसके बाद का जो सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र होगी वो लाल तारा होगा। क्लियर हुआ? तो तारों के रंग से उसके टेम्परेचर को ज्ञात किया जाता है, वह उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है, वह उसके द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उसकी उम्र ज्ञात की जाती है। जैसे कि आप जब देखोगे कि जो प्रोटो स्टार होता है उसका जो रंग होता है वो होता है नीला कलर का या सफ़ेद कलर का। क्लियर हुआ? और अगर तारा प्रौढ़ तारा होगा तो उसको पीला या नारंगी तारा कहते हैं। जैसे कि हमारा जो सन है वो कैसा है? एक येलो स्टार है। क्लियर हुआ?
तो हमारा सन जो है वो क्या है, येलो स्टार है। उसके बाद में लाल तारा होता है वृद्ध तारा। क्लियर हुआ? लाल तारा कैसा होता है, एक वृद्ध तारा होता है, यानी कि तारे की जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अंततः लाल तारे के बाद में अंततः सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे की क्या हो जाती है, तारे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसका जितना भी हाइड्रोजन है वो हीलियम में, और हीलियम जो है कार्बन में, और कार्बन जो है भारी तत्वों में कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, वहाँ पर एक विस्फोट होता है। और विस्फोट के बाद में जो तारा बचता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा, और न्यूट्रॉन तारा अंततः ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन भी नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से तारों का एक एक क्रम चलता है। अब हम देखेंगे इसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लाल दानव तारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड जायंट स्टार। ठीक है, देखो क्या होता है, तारे में 3 कवच होती हैं। सबसे अंदर का क्रोड होता है, क्रोड के बाद में मध्यवर्ती परत, और सबसे बाहर की बाह्य परत। ठीक है, तो जो बाह्य परत का जो हाइड्रोजन होता है ये काय में कन्वर्ट होता है, ये हीलियम में कन्वर्ट होता है। यह हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता क्या हो जाती है, ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है। यानी कि जैसे जैसे तारे में हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्सन होगा तो उसकी जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है, उसकी जो तीव्रता होती है वो भी धीरे धीरे, इंटेंसिटी भी कम होती जाती है, और उसका जो रंग होगा ना वो परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। और उसी अवस्था को क्या कहते हैं, लाल दानव तारा कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इसकी एक परिभाषा और भी दे सकते हैं। खगोल शास्त्र में लाल दानव तारे ऐसे चमकीले तारों को कहते हैं, याद रखना इनमें चमक होती है, ऐसे चमकीले तारे को बोलते हैं जो सूर्य के मास का, यानी कि उसके द्रव्यमान का 0.5 से लेकर 10 गुना द्रव्यमान रखता हो, और उसके जीवन काल में आगे की श्रेणी, यानी कि अब वो प्रौढ़ से वृद्धावस्था की ओर जा रहा हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं। कार्बन तारे जो होते हैं वो भी मैक्सिमम कैसे होते हैं, ज़्यादातर लाल दानव तारे ही होते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण को भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रोहिणी हो गया, स्वाति हो गया, है ना, फिर ग्रेकक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, रेड जायंट स्टार है। ठीक है, कुछ बड़े लाल दानव तारे भी होते हैं, जैसे कि जिएस्टा नाम से इंडिकेट हो रहा है, और आर्द्रा। ठीक है, इस तरीके से रेड जायंट स्टार को हम लिख सकते हैं। अब देखो मैंने अभी बताया है आपको कि जो तारा जब होता है उसका जो विकास होता है तो उसका जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और आगे ये प्रोसेस चलती जाती है। और क्रोड में जो हीलियम है कहीं ना कहीं जब आगे की प्रोसेस होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण हाइड्रोजन जो होगी हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। देन अब जो हीलियम होगी ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी, और कार्बन से ये भारी पदार्थ होते हैं, कुछ भारी पदार्थ होते हैं, ये भारी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारी पदार्थ में जैसे कि लोहा, आयरन, है ना, इनमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम जो है कार्बन में, और कार्बन भारी पदार्थ जब लोहा में परिवर्तित होने लगता है, और केंद्र में भारी मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण तारे के बाहरी भाग में होता है। अब जो क्रोड होगी उसमें जो एनर्जी होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, वो तारे के बाहरी कवच में चली जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जब एकदम से वो एनर्जी निकलती है बाहर की तरफ तो उसमें एक भयंकर सा विस्फोट होता है, और उसी को बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सुपरनोवा विस्फोट। यदि तारे का द्रव्यमान, अब देखो 3 कंडीशन होती है। देखो तारा जो है ना इसका द्रव्यमान कितना है, तो जो सन है ना इसका जो द्रव्यमान है वो है 1.44, कितना है, 1.44 है। ठीक है, ये है तारे का, यानी कि जो हमारा सूर्य है उसका द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखो मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ इससे कम द्रव्यमान वाले, और इधर की तरफ मैं लिख रहा हूँ, राइट साइड पे मैं लिख रहा हूँ अधिक द्रव्यमान वाले। ठीक है, ये बराबर वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से, ms मीन्स मास ऑफ सन, से अगर कम है तो वो जो तारा होगा उसको बोलेंगे श्वेत वामन तारा। ठीक है, और या फिर इसी से कन्वर्ट होगा काला वामन तारा। ठीक है, अगर 1.44 ms से अधिक हो जाएगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। ठीक है, वो बदल जाएगा पल्सर में। क्लियर हुआ? अभी 2 कंडीशन आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? 1.44 ms से कम या बराबर तो श्वेत वामन तारा, अगर 1.44 ms से अधिक है तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है उन्होंने चंद्रशेखर नाम है जिनका, उन्होंने इसको दिया है, और इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, अब
हम टॉपिक पर आते हैं हमारे। ठीक है, तो क्या होता है, यदि तारे का जो द्रव्यमान है, मास है, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है, तो तारे की मध्यवर्ती जो परत होगी, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तारे के जो क्रोड होगा यानी केंद्र में भयंकर एक ध्वस्त हो जाती है। उसकी जो मध्यवर्ती परत है ना, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, और उसका गुरुत्वाकर्षण उसको अंदर की ओर खींच लेगा। ठीक है, और इससे जो एनर्जी होगी यानी कि इससे निकली हुई ऊर्जा तारे की जो ऊपरी परत होगी उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, जिससे भयंकर विस्फोट होगा, और उसी को बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्लियर हुआ। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात यदि तारे का द्रव्यमान यदि 1.4 ms से अधिक हो जाता है तो तारा न्यूट्रॉन तारे में, और न्यूट्रॉन तारा अंत में ब्लैक होल में क्या हो जाएगा, बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। यानी कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद की जो कंडीशन होगी वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा, देन न्यूट्रॉन तारा से वो जाएगा ब्लैक होल में। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्वेत वामन तारा। ठीक है, तो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को क्या करेगा, खोकर, नाभिकीय ऊर्जा क्यों होएगा भैया, अभी बताया ना मैंने कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाएगा। अरे भैया आप यहाँ पर संलयन तो हो ही नहीं पा रहा ना, संलयन नहीं हो पा रहा है तो क्या है, एनर्जी होगी उसमें, बिल्कुल नहीं होगी, नाभिकीय एनर्जी बची नहीं है अब इसके पास में। ठीक है, तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर लाल दानव से किस में बदल जाएगा, अब वो श्वेत वामन तारा में यानी कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। और उसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार को क्या कहते हैं, टोमिन स्टार या जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। और अंततः ये क्या करेगा, जब इसमें कार्बन के बाद में कुछ इसमें भारी तत्व होंगे, जैसे कि कार्बन हो गया, लोहा हो गया, ऐसे, तो जब इन भारी तत्वों के कारण जो कार्बन होगा या एंड लोहा जो होगा उसके कारण जो श्वेत वामन तारा है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, तो वो काला वामन तारा में, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। इस तरीके से हमने हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार के बाद ब्लैक होल की घटना और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्टार को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।